गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोगों ने अन्नदाता कृषक पाठ शुरू किया था अभ्यास सागर में, और आपका व्याकरण में टॉपिक था उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। और मैंने आपको बताया था कि तीनों शब्दों का अर्थ बताकर समझाया था कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से बच्चों कि जो परंपरा से जिनका एक अर्थ चला आ रहा है और जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ शेष नहीं बचता है उनको, और जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और जो शब्द दो शब्दों के योग से, चाहे वो उपसर्ग हो, प्रत्यय हो या दूसरा पूरा शब्द हो, शब्दांश या शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन उनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार से जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दांश के योग से बनते हैं, और उनका साथ में उनका कोई विशिष्ट अर्थ होता है, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और ये हमने अभ्यास भी किया था इसका, और आज हम उससे अगले प्रश्न नंबर 6 से अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम यौगिक और योग रूढ़ शब्द दोनों का कार्य करेंगे। इसमें सबसे पहले है देशभक्ति। ठीक है, जैसे ऊपर उदाहरण दिया है, प्र क्या है, उपसर्ग है, और सन क्या है, शब्द है। ये मेरे ख्याल से हमने शायद किया भी है, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा करते हैं। देशभक्ति। ठीक है, तो देश क्या है, देश प्लस भक्ति। देश और भक्ति क्या है, दोनों शब्द हैं, देश भी शब्द है और भक्ति भी शब्द है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शब्द प्लस शब्द। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी लगभग उसी तरह से है। निर्बल, निर रा पे हलंत, बल, निर शब्दांश है क्योंकि निर उपसर्ग है और बल शब्द है। मानवीय, मानव प्लस ई है, बड़ी ई आएगी, तो पहला शब्द है, दूसरा शब्दांश है। शांति प्रिय, शांति प्लस प्रिय, शांति भी पूरा शब्द है और प्रिय भी शब्द है, तो शांति प्रिय में शब्द प्लस शब्द। सुकन्या, सु प्लस कन्या, सु शब्दांश है, उपसर्ग है, और कन्या शब्द है, तो शब्दांश प्लस शब्द। गाड़ी वाला, गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी शब्द है और वाला प्रत्यय है, शब्दांश है, तो जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें शब्द प्लस शब्दांश आप लिखेंगे। इसके बाद आपका रिवीजन वर्क है, यानी रेफ का प्रयोग करना है। मैंने आपको रेफ का नियम समझाया है। मैंने आपको बताया था कि रेफ का नियम जो है वो हमें बताता है कि यदि र स्वर रहित है, यानी आधा है, तो वो सदैव उस वर्ण से अगले वर्ण के ऊपर लगता है जिस वर्ण के बाद उसकी आवाज़ आती है। यदि कोई वर्ण आधा है और उसके बाद र आता है, तो वो र एक टेढ़ी रेखा के रूप में उस आधे वर्ण के साथ मिलकर उस वर्ण को पूरा कर देता है। जैसे अभी हम इसमें इस तरह के जो है वो प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी हमें जो है रेफ का प्रयोग में जो आधा र है, स्वर रहित र है, उसका प्रयोग करना है कि वो हमें कहाँ करना है। तो ये नियम आप याद रखिए कि जब आधा र यानी स्वर रहित र का प्रयोग हम करते हैं वो हमेशा ऊपर होता है, और जो र नीचे आता है वो पूरा र होता है, और इसके साथ साथ जो स्वर रहित र होता है उसके प्रयोग का ये नियम है। ये नियम आपको याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे कि वो सदैव उस वर्ण के बाद लगता है, अगले वर्ण पर लगता है जिस वर्ण के बाद आवाज़ आती है। जैसे उदाहरण के लिए पहला आपका शब्द है आशीर्वाद, तो आशिर, शिर, र के शी के बाद र की आवाज़ आ रही है, और उससे अगला वर्ण क्या है, वा, यानी वा पे जो आ की मात्रा है वहाँ पर ये र लगेगा, श के साथ नहीं लगेगा, शी की मात्रा, ई की मात्रा के साथ नहीं लगेगा, व पे आ की मात्रा के ऊपर लगेगा, आशीर्वाद। ऐसे ही निर्मल, अब आप जब बोल रहे हैं निर्मल तो आपको पता है कि र की जो ध्वनि है वो नी के बाद आ रही है। ठीक है, र की ध्वनि जो है वो म से पहले आ रही है, लेकिन वो अगले वर्ण पे किस पे लगेगा, माँ की खड़ी पाई के ऊपर। दर्शन, श की खड़ी पाई के ऊपर, श के ऊपर भी नहीं, श की खड़ी पाई, यानी जहाँ से श के साथ ये जो सीधी मात्रा है। फिर है धर्म, माँ की खड़ी पाई के ऊपर। स्वर्ग,
व के बाद स्वर सुनाई दे रहा है र का, लेकिन लगेगा किस पे, ग पे। ग के भी पहले पहग पे नहीं बल्कि खड़ी पाई के ऊपर बाद में। ऐसे ही वर्षा आ की मात्रा के ऊपर रेफ का प्रयोग होगा। तो ये नियम आपको याद रखना है जो मैंने अभी बताया है। इसके बाद आपका है प्रश्न संख्या 8। इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द बॉक्स में दिए गए हैं और आपको इसमें से संज्ञा शब्द छांटकर संज्ञा के नीचे, सर्वनाम शब्द छांटकर सर्वनाम के नीचे और विशेषण शब्द छांटकर विशेषण के नीचे लिखने हैं। तो संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? मंदिर और इसके बाद दूसरा बताइए बताइए, हल। दोनों क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं, मंदिर भी और हल भी। फिर है सर्वनाम, मैं और अपना। अब बचा विशेषण, शीतल और पंच। संज्ञा जो हल और मंदिर मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि वो पूरे एक समूह के विषय में बता रहे हैं, जाति के विषय में बता रहे हैं। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, विशेषण जो विशेषता को बताने वाले शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द हैं। और बहुत अधिक विस्तार से मैंने इसलिए नहीं कहा है, आपको बताया है, क्योंकि हम पहले ही बहुत विस्तार से ये चैप्टर्स कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसमें आपका बॉक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बॉक्स में से छांटने हैं। मैं आपको आंसर हालांकि बता रही हूँ, लेकिन आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है अपने वर्तनीगत अशुद्धियाँ ना हो, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, मात्राओं का आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे अब का है, सच्चा मित्र पाना सुलभ नहीं बल्कि दुर्लभ है, ठीक है। सुलभ का विलोम है दुर्लभ। बॉक्स में से आप अपने स्पेलिंग देखिए, वर्तनी देखिए। भूत और भविष्य, भूत का विलोम है भविष्य। भूत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़ वर्तमान पर ध्यान दो। इसके बाद है ग, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का विलोम होता है लिखित। मौखिक जो हम मुख से बोलते हैं, लिखित जो लिखा जाता है। कुछ मजदूर मालिक का विरोध कर रहे थे तो कुछ समर्थन। विरोध का विलोम होता है समर्थन। हमें संचय की नहीं बल्कि त्याग की भावना रखनी चाहिए। संचय करने का मतलब होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करना। त्याग का मतलब होता है किसी के लिए, किसी के हित के लिए, किसी की भलाई के लिए चीज़ों को त्याग देना, छोड़ देना। तो संचय का विलोम है त्याग। आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे और मात्राएं बहुत ध्यान से लिखेंगे, बहुत ध्यान से कार्य करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका समस्त पदों का विग्रह कीजिए। ये हम बच्चे, आपको मालूम है कि हम समास कर चुके हैं, मैंने आपको समास करवाए भी हैं। यहाँ पर हमें समास करने, और इसमें आपका केवल द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में पहचान है, बीच में जैसे योजक आता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम इस योजक को हटाकर उसके स्थान पर और का प्रयोग करते हैं। कौन सा समास? द्वंद्व। द के नीचे हलंत, व पूरा, आधा न, फिर द के नीचे हलंत और व पूरा, द्वंद्व। तो इसका विग्रह हम कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया, हम योजक हटाकर उसके स्थान पर और का प्रयोग करते हैं। तो आपका विग्रह हो जाएगा स्त्री और पुरुष, गुण और दोष, पाप और पुण्य, सुख और दुख, हानि और लाभ, राधा और कृष्ण। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये सॉरी बच्चों, मैं आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है, आपको केवल वाक्य बनाने हैं, तो आप अपने अनुसार इसके वाक्य बनाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 100 से 125 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब आप चित्र देख रहे हैं, बहुत स्पष्ट चित्र है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आप देख रहे हैं वर्षा हो रही है। वर्षा होने से किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह से लोग आनंद उठा रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो दृश्य है, इस दृश्य को देखकर आपको इसका पूरा वर्णन करना है। आपकी बुक में काफ़ी स्पेस है, पर्याप्त जो है इसमें जगह दी गई है बुक में। तो शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना है। 100 से 125 शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बुक में आप जो स्पेस दिया हुआ है उसमें ये अनुच्छेद लिखेंगे।
इस चित्र का पूरा वर्णन करेंगे और उसके बाद आप इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। तो आपको ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। और अब नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर 16 आपका जो अभ्यास सागर है वही चैप्टर हम करेंगे, क्योंकि ज्ञान सागर में तो हमारा बहुत कम काम रह गया है, अब 1-2 चैप्टर्स ही रह गए हैं। तो पहले हम अभ्यास सागर का कार्य पूरा करेंगे, फिर हम जो ज्ञान सागर के हमारे 1 या 2 चैप्टर्स रहते हैं उसके बाद हम उसको करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।